सेट ऑफ। अब वो नए एक्ट में 468 नंबर पे है, जिसका नाम है कि वो पीरियड जो आप अंडरगोन हो चुके हो वो आपके सेंटेंस से सेट ऑफ हो जाएगा। अंडरगोन का यहां पे मतलब कि जो पीरियड आप इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जेल में रहे हो, उस समय अभी अपराधी नहीं ठहराए गए कोर्ट के द्वारा, पर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इंक्वायरी चल रहा था, ट्रायल चल रहा था और कोर्ट ने आपको बेल देना ठीक ना समझा, तो उस समय आप जेल में थे। तो फिर उसके बाद ट्रायल कंक्लूड होने पर अगर कोर्ट को लगता है कि आपने अपराध करा है तो वो आपको उस केस में कन्विक्ट कर सकती है और सजा सुना सकती है। पर अगर आपको वो सजा सुनाएगी तो आपको नए सिरे से वो सजा नहीं भोगनी पड़ेगी अनिल जी, बल्कि जो सजा, जो जितने टाइम आप जेल में रह चुके हो, अगर ज्यादा है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं अनिल जी, लेकिन अगर कम है तो आपकी वो सजा में से माइनस हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम सेट ऑफ बोलते हैं क्रिमिनल लॉ में की भाषा में। और ये पीरियड उस केस में भी कम होएगा अनिल जी अगर आपको सजा मिली हुई थी डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजमेंट। तो अगर सरकार ने आपकी वो पेनल्टी सजा जो है कम्यूट कर दी, तो सजा कम्यूट करने पर का मतलब ये है कि अगर लाइफ इंप्रिजमेंट को कम्यूट करेंगे ना, कम करेंगे तो कितनी ही कम कर ले अनिल जी, 14 साल तो भोगनी पड़ेगी। तो सेट ऑफ का जो नियम है ना हर्ष जी, वो इस 14 साल पे भी लागू होता है। क्या मतलब वो इसका कि अगर आपको लाइफ मिली और थी और सरकार ने आपकी सजा को चेंज कर दिया तो आपको 14 साल जेल में रहना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान 7 साल जेल रह चुके हो तो कितना ही रहना पड़ेगा अनिल जी? 14 में से 7 माइनस हो गया, 7 साल रहना पड़ेगा फिर। उस केस में भी जहां सजा आपकी कम्यूट हुई है उसमें भी आपको सेट ऑफ का फायदा मिलेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। हर जी पढ़िए दिखाई इसको, बोलो राधा जी। बोलिए, पढ़िए हर जी। Section 468, हाँ period of detention undergone by accused to be set off against sentence of imprisonment. हाँ जी, Where an accused person has, on conviction, been sentenced to
imprisonment for a term, not being imprisonment in default of payment of fine, the period of detention, if any, undergone by him during the investigation, inquiry, or trial of the same case, and before the date of such conviction, shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such persons to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, if Hmm. any, of the If term, any. if any of the term of imprisonment imposed on him. तो जो सजा उसकी बनती है, अगर उसकी जो सजा उसने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान वो बीत चुकी है और उसके बाद अगर कोई बचती है तो इफ एनी, तो वहीं तक ही वो जेल में रहेगा, उससे ज्यादा वो जेल में ना रहेगा। ठीक है, अंत तक ये जो सेट ऑफ है, जिस अपराध में सजा मिली है, माइक म्यूट कर दीजिए सर राधा जी। तो ये उसी केस में, जिस केस में आपको सजा मिली है ना, सेम ऑफेंस, उसी की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान अंडरगोन पीरियड को सेट ऑफ किया जाएगा, किसी दूसरे केस के बारे में नहीं है। सेकेंड लाइन हर्ष। Proviso that in cases referred to in section 475, such period of detention shall be set off against the period of 14 years referred to in that section. तो अभी हम वो सेक्शन जब पढ़ेंगे, उसमें सजा को कम्यूट करने का जिक्र किया है। कम्यूट मतलब चेंज, और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंटर के केस में अगर सेंटर इन्वॉल्व है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट। तो उस केस में अगर किसी की इम्प्रीजमेंट कम होती है, लाइफ इम्प्रीजमेंट का डेथ का वाला केस है, वहां पे अभी हम पढ़ेंगे अब, तो वो चेंज करके, चेंज तो कर सकती है सरकार, पर किसी भी सूरत में 14 साल से कम नहीं हो सकती वो लाइफ इम्प्रीजमेंट। 14 साल तो भोगना पड़ेगा। तो ये सेट ऑफ का कंसेप्ट उस कंसेप्ट पे भी लागू होता है। वहां अगर उस केस में आपकी सजा भोगी गई है 2 साल 4 साल, तो वो भी आपकी चेंज होने पर जब 14 साल को आपको भोगनी पड़ेगी, तो 14 में अगर आपकी 2-4 साल जा चुकी है तो वो आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है अनिल जी, हर्ष जी, अजय जी। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे मर्सी पेटिशन। तो सर मर्सी पेटिशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी ना है यार। जब कोर्ट के सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जावे, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव साइड से अपनी डेथ पेनल्टी को चेंज या खत्म करा सकते हो। उसको हम पार्डन, रिप्रीव, रिप्राइव, कम्यूट, रिमिशन, ये सारे रिलीफ एग्जीक्यूटिव रेमेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को दी गई है, और अंडर आर्टिकल 161 में ये पावर गवर्नर को दी गई है।
कि वो चाहे तो अजय जी किसी भी सजा को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है, चेंज कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। ये सारी बातें हमने कही। और पर राष्ट्रपति जो है वो डेथ पेनल्टी को माफ भी कर सकता है। डेथ पेनल्टी मिली और वो आपको छोड़ दी, गवर्नर ऐसा कर सकता है हर्ष? सर गवर्नर भी कर सकता है सर। गवर्नर मर्सी पेटिशन में कम्यूट कर सकता है, पार्डन नहीं कर सकता। गवर्नर आपकी डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में बदल सकता है, इंप्रिजमेंट में बदल सकता है, पर छोड़ नहीं सकता। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? छोड़ सकता है वो सर। छोड़ सकता है, पार्डन, बिल्कुल फ्री। ठीक है। तो सर पहले इस मर्सी पेटिशन का कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं था कि कैसे ऑपरेट होगी। अब इन्होंने इसका एक फार्मूला बना दिया अजय जी। क्या बनाया? तो सर इन्होंने बनाया फार्मूला कि जिस किसी की भी सजा हो चुकी है डेथ पेनल्टी की, तो या तो वो व्यक्ति अजय जी या उसके एलआर और या उसके रिलेटिव, अगर उन्होंने कोई भी मर्सी पेटिशन गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 और प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, कोई भी एप्लीकेशन अगर ना लगाई है ना, तो जब जेलर अजय जी, हर्ष जी, जेलर जो है इनको इंटीमेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा। दो अवस्था बताइए अनिल जी। एक तो यह कि अगर एक्यूज ने कोई अपील फाइल कर रखी है, कोई रिव्यू फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, या कोई एसएलपी फाइल कर रखे सुप्रीम कोर्ट में, अपील, रिव्यू या एसएलपी, और वह डिसमिस हो गई, तो इस बात की जानकारी जेलर कन्विक्ट पर्सन को या एलआर को या अदर रिलेटिव को जब पता लगेगा तो वो ये एप्लीकेशन लगा सकता है। पहले कहां लगाएगा? गवर्नर के पास। और अगर गवर्नर रिजेक्ट कर दे तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर लगाएगा प्रेसिडेंट के यहां। पहली अवस्था क्या है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके ना, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील, रिव्यू या रिवीजन, रिव्यू या एसएलपी डिसमिस हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कन्विक्ट ठहराया, तब हम कहां जाएंगे हर्ष? प्रेसिडेंट। तब मर्सी पेटिशन में जाएंगे उसके 30 दिन के अंदर। और पहले लगेगी गवर्नर के यहां, और गवर्नर के यहां डिसमिस हो जाए तो फिर लगेगी 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहां।
दूसरा, अगर हाई कोर्ट, सेशन जज ने डेथ पेनल्टी दी, तो फिर उसके लिए क्या कंप्लाइंस है हर्ष? सर इट विल बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। तो या तो मामला कंफर्मेशन के लिए गया हुआ है, और या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम रहा हो। या हाई कोर्ट में अपील फाइल करने का टाइम रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने का टाइम रहा हो। तीन चीज बताई अजय जी मैंने यहां। या तो हाई कोर्ट में अपील का टाइम, या हाई कोर्ट में कंफर्मेशन का टाइम, और या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। तो सारा पीरियड खत्म हो गया है। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है जेलर आपको इन्फॉर्म करेगा, और आप फिर जो है पहले गवर्नर के यहाँ और फिर राष्ट्रपति के यहाँ मर्सी पिटीशन लगा सकते हो। ठीक है हर्ष, यहां तक? उसके बाद एक अवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रखी है अजय जी, कि जब पार्टी ना लगाओ, जब क्या होगा? तो इसने कहा कि अगर किसी केस में एक से ज्यादा व्यक्ति कन्विक्ट हो गए, एक केस में एक से ज्यादा व्यक्ति कन्विक्ट हो गए, वहां सुप्रीडेंट ऑफ जेलर, मतलब जेलर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेलर, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, अजय जी एक ने मर्सी पिटीशन लगा दी और बाकी ना लगाई, तो जेलर जो है वह फाइल जो है ना मर्सी पिटीशन वाली, वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा सारी डिटेल। अब बाकियों के लिए जिसने नहीं लगाई मर्सी पिटीशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिन के अंदर अंदर उनके ब्याह पर मर्सी पिटीशन लगाएगा। ठीक है अर्जी, यहां तक? और प्रेसिडेंट जो है, किसी एक व्यक्ति की, या किसी एक व्यक्ति ने भेजा और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकियों के ब्याह पर भेज दी, सबको वो सुनेगा प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डर करे हर जी, अलाउ का डिसअलाउ का, तो वो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट 48 घंटे के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर को और कंसर्न जेलर को भेजेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर को, स्टेट गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर होता है, और वह जेलर जिस जेल में वो बंदा है, 48 घंटे के अंदर अंदर उस मामले की इंफॉर्मेशन देगा।
अगर रिलीफ मिला है तो जेलर छोड़ देगा, और रिलीफ ना मिला तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, चाहे वो गवर्नर का हो चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, कोई भी अपील किसी कोर्ट में लाई नहीं करेगी, और ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा। और प्रेसिडेंट या गवर्नर को जो डिसीजन दिया है उसके लिए क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा अनिल जी? अनिल जी यस सर। कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? हाँ हाँ जी सर। छोटी बात इसने कही है हर्ष कि इनिशियली 30 दिन में मर्सी पिटीशन फाइल करी जाओगी, और पहले गवर्नर के पास करी जाओगी और उसके बाद भाई राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के बाद गवर्नर के ऑर्डर आने के 60 दिन के अंदर। जो 30 दिन है ना, वो या तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला डिसाइड हो चुका है, अपील रिव्यू या एसएलपी में डिसमिस हो चुकी वहां तक, और या हाई कोर्ट में कंफर्मेशन या अपील का टाइम या एसएलपी का टाइम खत्म हो लिया, मतलब उसने अपील ही फाइल ना करी, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर मर्सी पिटीशन आप लगा सकते हैं, और गवर्नर से डिसमिस होने के अंदर बाद 60 दिन के अंदर अंदर लगा सकते हैं। और एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी है। अभी 1 मिनट रुको भाई। हाँ, एक काम जेलर को सौंपा है बेटा। अगर ग्रुप का मामला है और किसी ने मर्सी पिटीशन लगा दी और किसी ने मर्सी पिटीशन ना लगाई, तो उसमें सारे मामले को जेलर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा या स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा, भाई तुम देख लो। मर्सी पिटीशन के साथ, जिसने मर्सी पिटीशन लगाई है उस पिटीशन के साथ बाकियों के ब्याह पर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को मैटर भेज देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो है इंफॉर्मेशन लेके उसकी मर्सी पिटीशन फाइल कर देगा। जब से स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आएगी, जेलर की रिकमेंडेशन आएगी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर अर्जी। और प्रेसिडेंट जो है या तो एक को या सबको, जैसा भी वो ठीक समझे, सारी पिटीशन को सुन लेगा, और जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर 48 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के होम डिपार्टमेंट को और जेलर को इंटीमेट करेगा 48 घंटे के अंदर। राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील ना होगी, ये ऑर्डर फाइनल है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये मैंने समराइज करा है सर।
हर जी, तो एक बार रीडिंग करिए आप अपने लेवल पे, कुछ नहीं आए तो बोलिए। अब उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है प्रोक्लेम ऑफेंडर। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रोक्लेम ऑफेंडर होता क्या है। तो सर पहले ये अजय जी सेक्शन 82 में था, जो अब हो गया है 84 में। किसी भी व्यक्ति को, एक्यूज को ही नहीं हर्ष, एनी पर्सन, एक्यूज, विटनेस, एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट की कार्रवाई में बुलाएं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अजय जी? सर सम्मन देंगे उसको, और फिर ना आवे तो वारंट इशू करेंगे। वो बेलेबल होएगा, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल होएगा। और अगर फिर भी ना आवे तो सर पुलिस जाके उसको मतलब पकड़ सकती है। वो तो वारंट में ही करेगा, ये काम तो सारा वारंट में ही करेगा वो। तो अगर नहीं आता फिर भी, तो फिर उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया तो जाएगा। अगर वो ये दो अवस्थाएं हटने के बाद भी ना आवे, सम्मन या वारंट, तो कोर्ट एक वो प्रक्रिया का सहारा लेता है जिसमें कि हम उसको भगोड़ा घोषित कर सकते हैं। भगोड़ा घोषित करना सरकार भी कर सकती है और कोर्ट भी कर सकती है। सीआरपीसी में कोर्ट की प्रक्रिया बताइए कि कोर्ट कैसे भगोड़ा घोषित करेगी, सरकार की ना बता रखी। तो सर इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति एब्सकॉन्ड होता है या अपने आप को छिपाता है तो कोर्ट उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर की कार्रवाई शुरू कर देगा, जिसमें उसे 30 दिन से कम का समय नहीं दिया जाएगा कि आप आ जाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ प्रोक्लेम ऑफेंडर की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये स्टेज आने के बाद कोर्ट का जो नायब कोर्ट होता है, जो पुलिस होती है, तो कोर्ट एक ऑर्डर करता है, ये इसी बात का जो मैंने अभी बोला। और वो ऑर्डर कहां कहां लगाया जाता है हर्ष? सर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के नोटिस बोर्ड पे, और वो कोर्ट के बाहर भी लगाया जाता है। तो जहां वो बंदा रहता है, जहां लास्ट रिजाइड वगैरह कराए, तो वहां उसको बोला भी जाता है, उसके घर पे आगे चिपकाया भी जाता है, कोर्ट प्रेमिसेस में भी चिपकाया जाता है, और अगर कोर्ट ठीक समझे तो लोकल न्यूज़पेपर में निकलवाया जाता है। बोल रहे हैं सर साहब जी? ये 4 जगह मैंने बोली, कोर्ट कंपाउंड, न्यूज़पेपर, जहां वो रिजाइड करता है वहां चिपकाना और बोलना, दोनों काम। अगर वो 30 दिन का जो टाइम दिया उसमें आ जावे तो केस आगे बढ़ जाएगा, और अगर उसमें वो ना आवे तो जिसने ये कार्रवाई करी है ना अजय जी, जिसने चिपकाया है, कोर्ट प्रीमिसेस में चिपकाया है, घर पे चिपकाया है, अखबार की कटिंग है, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट कोर्ट ले लेगा अगली डेट पे,
अखबार की कटिंग को कोर्ट की फाइल का पार्ट मान लेगा, और ये इस बात का सबूत होगा कि उन्होंने अपनी कार्रवाई, कर्मचारियों ने अपनी कार्रवाई टाइम पे करी है, और फिर उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। तो यहां तक तो पहले लिखा हुआ था, और पहले ये कहा गया था कि भाई फाइल बंद हो जाएगी और उसके खिलाफ प्रोक्लेम ऑफेंडर का एक एफआईआर भी हो जाएगी। फाइल इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद हो जाएगी और उसके खिलाफ एक 174 की एक एफआईआर भी हो जाएगी, भगोड़े की एक एफआईआर। अब ये फाइल कब खुलेगी? जब भी वो मिल जाए, जब यह फाइल खुल सकती है। तो यहां तक तो थी पहले की बात कि प्रोक्लेम ऑफेंडर की प्रक्रिया क्या है। अब हम बात कर रहे हैं 300 सेक्शन 356, जो क्या कह रहा है मार्जिनल नोट हर्ष? Sir, section 356, inquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender. तो सर अब 356 ये कह रहा है नया कि प्रोक्लेम ऑफेंडर जो है ना, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, अगर वो इंक्वायरी के दौरान है, अगर वो ट्रायल के दौरान है, तो उसकी फाइल अनिल जी बंद ना होगी। वह इन्वेस्टिगेशन, वह इंक्वायरी, वो ट्रायल ऑनगोइंग चलेगा, रुकेगा ना, चलता रहेगा। वो प्रक्रिया इस सेक्शन में बताई है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सर इसमें कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, जो मैंने अभी बताया हर जी, और अगर उसका कोई ट्रायल हो रहा है, चाहे ज्वाइंटली या सिंगली, इंडिविजुअली, और कोर्ट को ये लगता है अजय जी कि भाई कोई सुराग उसके बारे में ना है, कोई चांस ना है उसके अभी नियर फ्यूचर में पकड़ने की, पता नहीं कौन से बिल में जाके छुप गया, तो उसकी फाइल को बंद करना, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इसमें नहीं लिख रहा, फाइल को बंद करना, केस को ना चलाना बेकार है। तो हम क्या करेंगे फिर कि जब वो बिल में घुस गया, मिलने के कोई चांस ना है, तो उसकी अब्सेंस में हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ये अब नया लॉ बना है, और ये कोर्ट ये मानेगी हर्ष कि जो अब्सकॉन्ड हो गया ना, जो कंसील हो गया, उसने अपने राइट को वेव कर दिया। कौन से राइट को हर्ष? ऑडी अल्टरम पार्टम, डिफेंस के राइट को। राइट ऑफ प्रेजेंट को, ट्रायल को, इन पर्सन जो आके अपना डिफेंस कर सके, करेगा ना, उस राइट को उसने वेव कर दिया। कोर्ट ये मानेगा।
और कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस केस में अजय जी आगे बढ़ जाएगा, प्रोसीड करेगा, ऐसे जैसे, कैसे, ऐसे जैसे कैसे कि वो एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट है, उसको प्रेजेंट मानते हुए, उसके राइट को वेव मानते हुए कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा और जजमेंट हर्जी प्रोनाउंस कर देगा सर उसके एब्सेंट में। प्रोनाउंस कर देगा। पीओ डिक्लेयर होने के बाद भी हर्ष क्वेरी ट्रायल प्रोसीड करने के लिए कोर्ट को, ट्रायल को प्रोसीड करने के लिए कोर्ट को कुछ कंप्लायंस का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंप्लायंस करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली कंप्लायंस कि भाई उसके खिलाफ ट्रायल जब तक शुरू नहीं होएगा, जब चार्ज फ्रेम हो लिया ना हर्ष, ट्रायल कब शुरू होगा? चार्ज फ्रेम होने के बाद। जब चार्ज फ्रेम होगा, तो चार्ज फ्रेम होने के बाद हम 90 दिन का वेट करेंगे। चार्ज फ्रेम होने के बाद 90 डेज कर 90 दिन का इंतजार करेंगे कि वो आई जावे। और इस बीच में हम, अनिल जी, 30 दिन के बीच में 2 वारंट भी भेजेंगे। एक बार वारंट भेजा, फिर 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन के बाद फिर एक बार वारंट भेजा, तो 2 बार हम क्या करेंगे? वारंट भेजेंगे 30 दिन के गैप का। और न्यूज़पेपर में भी निकलवाएंगे, नेशनल या लोकल न्यूज, नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर की पढ़ने के बाद भी 30 दिन का वेट करेंगे अजय जी। अखबार में निकलवाने के बाद भी हम 30 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। और इसके साथ साथ हर्ष जी, हम एक्यूज के रिलेटिव और फ्रेंड, उनको भी बोलेंगे भाई थमी ले आओ, उनको भी इन्फॉर्म करेंगे। और आखिरी कंप्लायंस है हर्ष जी कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन जहां वो लाश रहा है उस घर पे चिपकाएंगे और उस कंसर्न थाने में भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये 4 कंप्लायंस अभी इन्होंने बोल ली। घर पे और थाने में इंफॉर्मेशन देंगे, रिलेटिव और फ्रेंड को इंफॉर्मेशन देंगे, अखबार में निकलवाएंगे और 2 बैक टू बैक वारंट करेंगे।
चार्ज फ्रेम होने के 90 दिन से पहले ट्रायल शुरू ना होगा, उसमें हम ये काम करेंगे सारे। ठीक है सर। अगर भगोड़े व्यक्ति का कोई वकील है तो वो लड़ता रहेगा केस, हर चीज ठीक है यहां तक। और अगर उसका कोई वकील ना है अजय जी तो स्मॉल जी माइक म्यूट करिए। अजय जी, अगर उसका कोई वकील ना है तो हम भी कुछ कर सकते हैं, सरकार भी कुछ कर सकती है। तो सरकार तो सर केस चलता रहेगा, केस तो कंटिन्यू रहेगी, और उसको हो सकता है लॉयर भी प्रोवाइड कर दे सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर उसका वकील है तो उसका वकील लड़ता रहेगा, अगर ना है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई उसके लिए एक वकील खड़ा कर दे। बोलो, हैंड रेज करने वाला बोलो भाई। सर, उसके मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, बोलो बोलो। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड सर, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। 1 सेकेंड सर, 1। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया call the payment system of a particular class of employees as direct payment system and cannot call the pay system of another class of employees as direct payment system, and those who comes under direct payment system will get pension benefits, and those who do not come under direct payment system will not get pension benefits, while the term direct payment system has not been defined in any act or rule by government. भाई मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें ये कहाँ है, ये बता दे मेरे को तो बस। सर, सॉरी सर, माफी चाहता हूँ, मैं अभी अभी ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है। अभी तो हम जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर पढ़ रहे हैं। सॉरी सॉरी सर। हाँ, तो सर हमने ये कहा कि अगर उसका वकील है तो वो वकील करेगा फाइट, और अगर उसकी तरफ से वकील कोई ना है तो सरकार उसके लिए वकील प्रोवाइड करेगी ताकि उसको मौका मिले डिफेंड करने का। वो बॉम्बे ब्लास्ट वाला था ना, कौन था, उसको भी तो मिला था ना वकील। ठीक है, अब जब ट्रायल शुरू होएगा अनिल, तो जो गवाह आएंगे उन गवाहों की भी कोर्ट उसकी एब्सेंस में गवाही रिकॉर्ड कर लेगा। और इस बीच में अगर बाई चांस एक्यूज पकड़ लिया गया अजय जी, या वो पेश हो गया, तो वो उन गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा। शर्मा जी फिर कैमरा ऑन करिए। जो एविडेंस ली जाएगी ना हर चीज हेलो। एक्यूज के एब्सेंस में। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। बोलो। सर, मेरे केस में 5 एक्यूज्ड हैं और 2 को पीओ डिक्लेयर कर दिया गया, वो मिल नहीं रहे, और पब्लिश भी कर दिया उनको, न्यूज़पेपर में, थाने में भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसमें से 2 का 2 कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते, और एक रेगुलर है उसमें जो कोर्ट में आ रहा है अभी।
तो इस केस में सर क्या मतलब ट्रायल आगे चार्ज फ्रेम अभी तक कुछ नहीं हो लिया, कैसे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? जो एक कंटिन्यू जा रहा है उस पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए किसी उस पे? नहीं, उसको कैसे डिस्चार्ज कर देंगे, वो तो मेरिट का मामला है। तो सर वो फ्यूचर के लिए मान लीजिए 10 साल तक भी अपीयर नहीं हो पाते या कभी आते ही नहीं, तो नहीं सर, पर्सन तो एक। उस, हाँ। उसका तो ट्रायल चलता रहेगा ना। वो जो पीओ होली है, जो जो बच रहा है वो ट्रायल करता रहेगा। वो फेस करता रहेगा। क्यों? उसका तो अपना रोल होएगा ना केस में भाई। हाँ सर, इसमें अभी क्या वो हो रखा है इशू, वो कहते हैं जब तक पूरे कंप्लीट ये चारों पांचों अपीयर नहीं हो जाते तब तक उसको उसको भी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, उस पे भी ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यू केस चलता डिस्चार्ज तो रहेगा। किया ही नहीं जाएगा सर, डिस्चार्ज का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। हम्म। वो तो ट्रायल नहीं का एक्चुअली मामला एक्चुअली है कि अगर वो पीओ हो चुके हैं तो वो उनकी फाइल बंद हो जाएगी, तुम्हारा केस मेरिट में सुना जाएगा, पहला पॉइंट। अगर नया एक्ट है तो उनकी अब्सेंस में ट्रायल कंक्लूड होएगा। ओके ओके। महोदय तो मेरा कहना मतलब है इसमें इसमें सेपरेट फाइल भी तो हो सकती है ना। सेपरेट के लिए एप्लीकेशन दीजिए हाँ तो सेपरेट फाइल भी हो सकती है। सर, इसमें जैसे जैसे वन पर्सन है वो सिंगल वो जा रहा है लेकिन चार नहीं जी जा रहे जी हैं, तो सिंगल के लिए सेपरेट ट्रायल हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एप्लीकेशन दीजिए, मूव हाँ। कराइए कोर्ट में तो नहीं विच अगर, सेक्शन अप्लाई? अरे सर, अगर वो जा ही नहीं रहे तो अल्टीमेटली तो पीओ डिक्लेयर होंगे सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिक्लेयर हो तो चुके हैं वो सर, क्यों डिक्लेयर हो नहीं प्रोसीड चुके हैं। करेगी कोर्ट? फिर भी अगर कोर्ट नहीं मानती है, कभी कभी कोर्ट नहीं मानती है सर, ऐसा होता है कभी भी कोर्ट नहीं मानती नहीं है, मानती तो सर, सर उस कोर्ट स्थिति में कोर्ट सेपरेट नहीं के लिए एक मानती। एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी जी चलिए वो तो कौन सा अभी बाद में बात करिए। जी अभी कंसेप्ट समझिए सर, अभी जी कंसेप्ट जी जी समझिए अभी। ठीक ठीक है सर, हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके हाँ, सर, ओके सर। तो जब नए एक्ट के हिसाब से पीओ डिक्लेयर हो चुका है तो उसके खिलाफ भी कंटिन्यू केस चलेगा, चाहे वो ज्वाइंटली कोई और एक्यूज हो उसके साथ या वो सिंगल वाला हो। उसकी अब्सेंस में एविडेंस भी ली जा सकती है अजय जी। और अगर एक्यूज आ जाए तो वो उन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। और एविडेंस जो है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ली जाएगी और प्रेफरेबली मोबाइल पे ली जाएगी। ठीक है अनिल जी, यहां तक? और आखिर में क्या होगा कि कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी। ठीक है? अगर वो अरेस्ट भी कर लिया ना, हियरिंग कंप्लीट हो गई, हियरिंग कंप्लीट हो गई फिर अरेस्ट कर लिया, तो ये नहीं कि भाई आप वापस जाओ दोबारा ना, हियरिंग कंप्लीट हो गई, गवाहियां हो गई वगैरह वगैरह, तो अब कोर्ट जजमेंट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। जब ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा ना हर चीज, और उसके बाद वो अरेस्ट होता है, तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। अब अजय जी इतनी कहानी तो हो गई, पर यहां प्रोक्लेम ऑफेंडर को एक डिफेंस भी दिया है सहायक जी। प्रोक्लेम ऑफेंडर को तिवारी जी एक यहां रिमेडी दी गई है कि कन्विक्शन के बाद भी अगर वो चाहे तो 3 साल के अंदर अंदर उसकी अपील फाइल कर सकता है, मेरिट पे लड़ सकता है। हाँ ये जरूर है हर जी, उस अपीलेट कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है यहां तक सहायक जी? हाँ बोलो नरेंद्र जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई एक्यूज है सर वो पीओ हो जाता है और इन बिटवीन वो जजमेंट में इक्विटल हो जाता है सर, क्या वो पीओ की प्रोसीडिंग चलेगी या नहीं चलेगी सर फिर बाद में अगेंस्ट पर्सन सर?
जो इक्विटल हो चुका, जो ऑलरेडी पीओ था सर। देखो, पीओ का तो एक नया ऑफेंसिव बना दिया भाई। पीओ का तो 174A जो था पहले, अब बाद में अमेंड हुआ, तो आप एक्विटल तो केस में एक्विटल हुए हो ना। जी सर। पीओ क्या तो तुम्हारा ये था कि भाई तुम कोर्ट के कहने के बाद आए ना, जी जिसमें अलग से सेपरेट सजा दी गई है तुम्हें, जी जी तो उस हिसाब से तो भाई वो चलना चाहिए। सर, पीओ पीओ का चलेगा ना, ये ट्रायल तो वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है वो। वो तो आप कह ही रहे हो एक्विट हो गया। जी हाँ, हर जी बोलो। सर जो इसमें ये गार्ड दे रखा है पीओ को कि 3 साल में फाइल करेगा, अपील फाइल कर सकता है, प्रेजेंट हिमसेल्फ पार्टी इन पर्सन की बात हो रही है, थ्रू एडवोकेट हो रही है? नहीं, थ्रू एडवोकेट वेडवोकेट कुछ ना लिख रहा, क्या नू कह रहा है क्या कि अपील में उसे अपीयर होना पड़ेगा अपीलेट कोर्ट के सामने। मतलब फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा उसे? हाँ, कि जब वो अपील करना चाहता है विद इन 3 ईयर में, आफ्टर द कन्विक्शन, आफ्टर द जजमेंट, तो उसको हिमसेल्फ फाइल करनी पड़ेगी, प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील। हिमसेल्फ प्रेजेंट होने की बात कही है अर्जी यहाँ पे, ये मैंने अभी बोलना चाहा आपको। ठीक है यहां तक? तो सर जयप्रकाश जी, रमा तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूं कि पीओ प्रोसीडिंग में जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी पोजीशन अलग बन जाएगी, और जो इस एक्ट आने के बाद आई पोजीशन वो फिर इसके अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे मैंने अभी बोल रहा है। ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है सर, राइट। जहां तक अगले पॉइंट की बात है, अगला हमारा पॉइंट है डेफिनेशन क्लोज। तो सर आप ये देखेंगे अर्जी कि जो इसमें डेफिनेशन बदली थी, बढ़ाई थी, वो मैंने पहले पढ़ाई है। बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड, और जो बाकी डेफिनेशन है ना अनिल जी, वो सारी सेम है। लेकिन फिर भी मैं आपको कीवर्ड के हिसाब से एक बार बोल देता हूं। तो सर मोटी मोटा मेन डेफिनेशन में बोल रहा हूं हर्जी यहां पे, कि जैसे 2 प्रकार के केस होते हैं, बताइए इसमें, सम्मन केस और वारंट केस। रिवर्स से बोल रहा हूं मैं, लास्ट से, सम्मन केस और वारंट केस। अब सम्मन केस की डेफिनेशन ना थी इसमें, पर यह बोल रहा कि सम्मन केस वो होता है जो वारंट केस ना है। अब ये पता करो भाई वारंट केस क्या है। तो वारंट केस में इन्होंने ये ना बोला कि भाई 2 साल से ज्यादा वाले, इन्होंने नेगेटिवली बोल दिया कि जिसकी सजा डेथ, लाइफ या 2 साल से ज्यादा है वो है वारंट केस। फिर इन्होंने एक विक्टिम की डेफिनेशन बाद में जोड़ी। तो इसमें 3 चीज मैंने बोली भाई, एक तो वो जिसको नुकसान हुआ हो, विक्टिम, सफरर, और सफरर का एक बच्चा और एक बाप। सफरर, विक्टिम में कौन आएगा अनिल जी? सफरर,
और दूसरा उसके एलआर, एलआर मतलब बच्चे, और तीसरा उसका पेरेंट, गार्जियन, गार्जियन मतलब पेरेंट। तो ये विक्टिम की डेफिनेशन में है। बाकी है सब डिवीजन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस स्टेशन, पुलिस रिपोर्ट, प्लेस व्लेस, ये कोई ज्यादा काम के ना है, फ्री के पॉइंट से पढ़ने हैं भाई सबने। आगे एक डेफिनेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो शेड्यूल 1 में सारे आईपीसी के अपराधों को यह बताया गया कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। कैसे पता लगेगा हमें हर्ष? सर फर्स्ट शेड्यूल बीएनएसएस का हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमारा कॉग्निजेबल कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। एग्जैक्टली उस लिस्ट में पता लगेगा कि भाई मर्डर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, रेप कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, थेफ्ट कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, के नाम ऑर्गेनाइज क्राइम कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। पर यहाँ के पर्सपेक्टिव में क्या क्या डेफिनेशन है? यहाँ के पर्सपेक्टिव में यह डेफिनेशन है कि भाई कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आपकी मर्जी, मतलब पुलिस की मर्जी है। कॉग्निजेबल में पुलिस जो है उसकी मर्जी है अजय जी कि वो आपकी धरपकड़ कब करे या ना करे, उसको किसी भी ऑर्डर की जरूरत ना है, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत ना है। और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस को कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है, वो अपनी मर्जी से आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद दो वर्ड है बेटा, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो सर इंक्वायरी तो हमने बताया कि इंक्वायरी जो है पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद और ट्रायल से पहले, वो सारी स्टेज इंक्वायरी की होती है। जब चालान शीट जमा हो गई हो और गवाही होनी बाकी है, ऑल स्टेज और कॉल्ड इंक्वायरी। बट इसमें ऐसा नहीं लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा? इंक्वायरी का मतलब वो काम जो मजिस्ट्रेट करे। इंक्वायरी मीन्स कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, नॉट पुलिस ऑफिसर। और इसमें ट्रायल नहीं आएगा, मैं बोल ही चुका हूं ट्रायल नहीं आएगा। और अगला डेफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन। तो सर इन्वेस्टिगेशन इज द डोमेन ऑफ द पुलिस ऑफिसर विच इज कंडक्टेड फॉर कलेक्टिंग द एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस के द्वारा एविडेंस इकट्ठा करने की स्टेज है। और इसमें पुलिस भी हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। और कौन शामिल नहीं होगा? मजिस्ट्रेट शामिल ना होगा। पुलिस और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट अदर देन मजिस्ट्रेट, तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्या काम है? एविडेंस कलेक्ट करना है, यो पर्पज है उसका इन्वेस्टिगेशन का। कंप्लेन, कंप्लेंट की डेफिनेशन मैंने बोल ली है जब हमने कंप्लेंट का चैप्टर पढ़ाया था अनिल जी। और उसमें कीवर्ड मैंने बोला था, कंप्लेंट का मतलब है एलिगेशन, कि हम मजिस्ट्रेट के पास एलिगेशन लगा रहे हैं कि कोई अपराध हुआ है और आप जो है काम करो इस पे। मुझे नहीं पता वो अपराधी को मैं जान भी सकता हूं, नहीं भी जान सकता हूं। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है।
चार्ज की डेफिनेशन हम बोल ही चुके हैं, और एक है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सर इस डेफिनेशन में बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ये नहीं समझाया। क्या लिखा है, ये लिखा है कि भाई बेलेबल या नॉन बेलेबल मुझे नहीं पता, शेड्यूल में जिस अपराध को बेलेबल बताया है वो बेलेबल है, और शेड्यूल में जिस अपराध को बेलेबल नहीं बताया वो नॉन बेलेबल है। वैसे तो हमने कहा बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें कि बेल आपको मैटर ऑफ राइट मिलती है, और नॉन बेलेबल वो है जिसमें आपको बेल एज ए राइट नहीं मिलती बल्कि कोर्ट की मर्जी होती। डेफिनेशन क्लोज में क्या कहा गया है, डेफिनेशन क्लोज में ये कहा गया है कि बेलेबल वो है जो शेड्यूल में, जहां शेड्यूल के कॉलम में जिस अपराध को बेलेबल शो किया है वो बेलेबल है, जिसको नॉन बेलेबल शो किया है वो नॉन बेलेबल। या तो शेड्यूल में या किसी और कानून में। तो सर ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने आपको बताए हैं, और BNSS ये हमने 24 पहले 16 क्वेश्चन करवाए थे और बाद में 6-7 क्वेश्चन आपको और करवाए। तो मोटा मोटी 24 क्वेश्चन हमने बड़े करवाए और एक क्वेश्चन में हमने मिसलिनियस करवाया। उस मिसलिनियस में हमने आपको 10-12 पॉइंट बताए अनिल जी, और अभी भी इसमें बहुत सेक्शन रह गए हैं अजय जी। सर माइक म्यूट करिए। पर फिर भी हमने कोशिश करी है जो BNSS के बेसिक क्वेश्चन हैं वो तकरीबन हर जी हमने इसमें 70 से 80% कवर कराने की कोशिश करी है। 100% नहीं बोल रहा मैं, पर 70 to 80% हमने कवर कराने की कोशिश करी। तो सर अब इसके बाद BNSS की क्लास मेरी तरफ से खत्म है। कोई और पॉइंट आपको पूछना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, और अभी एक दिन का गैप लेंगे, कल या परसों में एक दिन का, और फिर उसके बाद एक कोई दोबारा कोई अपडेट करेंगे आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके हिसाब से फिर आगे हम चीजें फॉलो करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए जयप्रकाश जी, बोलिए जयप्रकाश जी। सर मेरा एक वही क्वेश्चन था, तो ट्रायल की स्टेज पे मैजिस्ट्रेट मान नहीं रहा सर इसको, पीओ में। आपका इस BNSS से पहले का है ना? हाँ सर, एक्चुअली सर इसमें क्या किया जा सकता है अभी सर? पीओ डिक्लेयर हो चुके हैं, 1 पर्सन अटेंडिंग कर रहा है सर, तो अभी क्या कर सकते हैं सर इसमें? मैं एडवाइस कोई कर सकता हूँ सर? नहीं सर, इज देयर एनी प्रोविजन